हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपने बचे हुए क्वेश्चन और फाइनल करके फटाक से फिर इन्वायरमेंट इकोलॉजी की टेस्ट सीरीज को देखते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी मेहनत पड़ती है। मतलब मेरा रिवीजन तो हो ही रहा है, पर आप लोगों के लिए जो मेहनत करती हूँ उसमें देखिए क्या कितनी दिक्कत होती है। मैंने लगभग 20 मिनट बर्बाद करके 13 मिनट की वीडियो को शूट किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए मैंने बताया था, पर वॉइस ना आने की वजह से वो सारा का सारा डिलीट करना पड़ा। और आप लोगों को कई बार लगता होगा कि अरे ये तो टाइम पास है, इसमें क्या ही मेहनत लगती है। मेहनत काफ़ी लगती है। कई बार कई क्वेश्चन के आंसर गलत हो जाते हैं तो मुझे खुद बहुत गिल्टी फील होती है कि कैसे मैंने मिस्टेक से, हालांकि वो जानबूझ के नहीं, गलती हो जाती है। क्वेश्चन चलते जाते सीरीज में और हम ध्यान नहीं देते हैं, है ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हमने स्टार्ट कर रहे हैं। 60 तक हमने पहले पार्ट में देख लिया है और फाइनल पार्ट में हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी? ठीक है, 72वें संविधान संशोधन द्वारा, 25वें संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन या 92? तो ऑप्शन डी 92वें संविधान संशोधन। क्योंकि मैं इनका एक्सप्लेनेशन के साथ थोड़ा एक्सप्लेनेशन के साथ बता चुकी हूँ, पर वॉइस ना आने की वजह से उसको हटाना पड़ा, तो अभी आपको इसमें टिक लगे मिलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो सेवाओं पर कर का प्रावधान 88वां संविधान एक सही सुमेलित यहाँ पर बताना है, तो ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर टिक मिल जाएंगे। आप एक्सप्लेनेशन को पीडीएफ से देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कोशिश तो बहुत अच्छे से की थी, पर मेरी गलती रही कि उसमें वॉइस नहीं आ रही थी। मैंने चेक नहीं किया, बाद में मैंने चेक किया है। तो कुछ क्वेश्चन है जिनको मैंने सॉल्व करा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय एवं ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में प्रमुख अंतर है। ऑप्शन ए न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, ऑप्शन बी सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन सी द्विसदनीय विधायिका या ऑप्शन डी वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो देखिए अंतर यहाँ पर पूछा गया, तो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली, यही अंतर है भारतीय और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु तो आरक्षण की व्यवस्था है? तो देखिए मैंने पहले भी बोला था कि फंडामेंटल राइट्स को खूब अच्छे से रिवाइज करिए मल्टीपल टाइम, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स तो 6 हैं, लेकिन उसके अंदर जो पार्ट है, जैसे 15, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे 19 में है, ऐसे 21 में 21 है और 21 करके फिर एक और है ना। तो वो जरूर याद रखिएगा, वो मिला के बहुत सारे फैक्ट बन जाते हैं। फिलहाल आर्टिकल 15 का 5 में ये प्रावधान किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को अभिकथन और कारण कहा गया है। कथन है कि मूल अधिकारों के संरक्षण का अधिकार स्वयं में ही मूल अधिकार है। ठीक है, और आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। ए तथा आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। मूल अधिकारों का संरक्षण अपने आप में स्वयं मूल अधिकार है, ये तो सत्य ही है ना। देखिए निम्नलिखित में से किस एक संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रधानमंत्री एवं उप प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल की संख्या लोकसभा के 15% से अधिक नहीं होगी? 81वां, 82वां, 93 और 91। तो ये क्वेश्चन रिपीट है, टेस्ट सीरीज में आता रहता घूम फिर के, तो ये आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान में वर्णित संरक्षात्मक भेदभाव का मुख्य उद्देश्य है वर्ग हित का संवर्धन, गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, सुविधा वंचित समूह को समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबरी की स्पर्धा में लाना हेतु प्रयास, किसी खास वर्ग को विशिष्ट सेवाएं देना। तो ऑप्शन सी सही है, और यही ध्येय है, और यही ध्येय हर समाज का होना चाहिए, तभी समाज का हर व्यक्ति बराबरी पर आ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार सम्मिलित नहीं है? भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास एवं बस जाने का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही सही नहीं है, क्योंकि ये अधिकार आपको आर्टिकल 30 के अंतर्गत है, ना कि 19 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल कर्तव्य हैं केवल नागरिकों के लिए, केवल विदेशियों के लिए, नागरिकों एवं विदेशियों दोनों के लिए, और इनमें से कोई नहीं। देखिए फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कई बार ध्यान नहीं रहता है, कन्फ्यूजन हो जाती है। फंडामेंटल राइट्स में विदेशियों और नागरिकों दोनों के लिए कुछ कुछ आर्टिकल्स हैं, सभी नहीं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो मूल कर्तव्य हैं ये केवल नागरिकों के लिए है। ठीक है, निम्न में से कौन सी समिति मूल कर्तव्य से संबंधित नहीं है? स्वर्ण सिंह तो पता ही है, वर्मा समिति, अशोक चंद्रा समिति इससे संबंधित नहीं है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा ही लाए गए थे, है ना, तो ये तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सत्य है? भारतीय संसद संप्रभु है, ब्रिटिश संसद संप्रभु नहीं है,
तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो ये आर्टिकल आपके 275 में वर्णित है, वहाँ से अनुदान या ग्रांट्स दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है? संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में स्थापित किया जाता है। यही आपको पहले याद रखना है, संविधान संशोधन किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में। ठीक है, तो यही यहाँ पर असत्य है, बाकी सभी सत्य हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि निम्न में से कौन एक संसदीय व्यवस्था का दोष है? बहुमत वाले दल का शासन, अस्थायी सरकार, दोहरी कार्यकारिणी, निचले सदन का विघटन। तो आपको पता है कि 80s की मिड में 90s की तरफ काफ़ी प्रॉब्लम होती थी भारत में। सरकारें कुछ कुछ दिनों के लिए रहती थी, स्थायी नहीं रहती थी, और जब कोई सरकार स्थायी नहीं रहती तो जो योजनाएं लागू करती है, जो परियोजनाएं चालू होती है, वो कई बार पूर्ण हो नहीं पाती हैं। तो संसदीय व्यवस्था का एक दोष भी है कि अस्थायी सरकार है ना, काफ़ी सारी अच्छाइयाँ हैं पर एक दोष भी है। तो किसी चीज़ की अगर खूबियाँ होती हैं तो उनमें से कुछ दोष भी होते हैं, है ना, एक क्या 2-3 दोष हो सकते हैं, कई दोष हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने से संबंधित नहीं है? आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227 या आर्टिकल 245? देखिए यहाँ पर अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाना संबंधित नहीं है। तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारा लाइन में रहता है, तो आर्टिकल 32, 226 और 227 तीनों को ही केशवानंद भारती वाद सबसे फेमस है, उसमें अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किया गया है। जबकि संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी संबंधी प्रावधान संविधान के भाग 11 और 225 से लेकर 255 में किया गया है। तो आपका यहाँ पर आंसर डी हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान अत्यधिक विस्तृत है, इसके विस्तृत होने के निम्नलिखित में से कौन सा से कारण है? ऑप्शन ए भारत का भौगोलिक विस्तार व विविधता, ऑप्शन बी भारत शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव, ऑप्शन सी संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। है ना, तो भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह बहुत विस्तृत दस्तावेज है। तो उस हिसाब से क्योंकि इसमें विविधता बहुत देखने को मिलती है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा से संविधान का कार्य है? ऑप्शन ए यह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता है, ऑप्शन बी सरकार की शक्तियों को सीमित करना, ऑप्शन सी न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु सरकार को क्षमता प्रदान करना, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा पढ़िए, फिलोसफिकल आंसर है, क्वेश्चन है, पर आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भावनाओं एक स्थायी कूड़ाघर कहा था? भावनाओं का, आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। ऑप्शन ए केटी शाह, ऑप्शन बी टी कृष्णमाचारी, ऑप्शन सी केसी वियर, या ऑप्शन डी आइवर जेनिंग्स। ठीक है, तो टी कृष्णमाचारी ने कुछ सदस्यों एवं विशेषज्ञों ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना करते हुए इसे तर्कहीन बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपातकाल के दौरान न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ऑप्शन बी डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सत्य है? ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं, ठीक क्वेश्चन बना है। डीपीएसपी किन्हीं भी दशाओं में न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर बी, केवल 2 सही है। बाध्यकारी नहीं है ये तो सही है, पर यहाँ न्यायालय में प्रवर्तनीय ये गलत है। इन्फोर्सिएबल मतलब प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायालय द्वारा इन्हें लागू नहीं कराया जा सकता, मैंने पहले ही कहा था। तो कोई भी इस परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन बनेगा तो आपको तुरंत ये बात खटक जानी चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया? ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950 को, 22 जुलाई 1947 को, या 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ठीक क्वेश्चन है। तो 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। ठीक है, देखिए जब पूछेंगे ना कि उद्देश्य प्रस्ताव लाया कब गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को ये लाया गया था। ठीक है, पेश किया था मतलब पंडित नेहरू जी ने, और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को
स्वीकार 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, एक मिनट, थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। देखिए इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो चेंज है, मैं बताती हूँ, एक मिनट। देखिए ये लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को और स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, तो सिर्फ 13 दिसंबर से 22 जनवरी के बीच का डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। सही सुमेलित नहीं है, यहाँ पर नहीं है, पूछ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन ए लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, आर्टिकल 16। ऑप्शन बी अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, आर्टिकल 20। ऑप्शन सी धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, आर्टिकल 25। या ऑप्शन डी अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 29। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक सही सुमेलित नहीं है, हमें उसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर आर्टिकल सी जो आपका धार्मिक कार्य के प्रबंध की स्वतंत्रता है, ये आपके आर्टिकल 26 में है, ना कि 25 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए संविधान सभा का गठन, ऑप्शन बी उद्देश्य प्रस्ताव का पेश होना, ऑप्शन सी प्रारूप समिति का गठन, या ऑप्शन डी संविधान सभा की पहली बैठक। ठीक है, तो इसमें से सही सुमेलित नहीं वो बताना है। देखिए फैक्ट इसीलिए पूछते हैं और इसलिए हमें पढ़ना चाहिए। यहाँ पर आपको आंसर तुरंत मिल गया होगा, क्यों? क्योंकि 11 दिसंबर ना होकर के 13 दिसंबर को पेश किया गया था, है ना, 13, इसलिए आंसर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदन की बैठकों में गणपूर्ति यानी कि कोरम आवश्यक होती है। यह कुल सदस्य संख्या का होती है 2/3 भाग, 1/10 भाग, 1/3 भाग या 1/2 भाग। तो संसद के कोरम या गणपूर्ति के बारे में अगर आपने सुना होगा तो ये आपका 1/10 भाग। ठीक है, बी यानी कि ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद द्वारा नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा एवं नाम में परिवर्तन आदि संशोधन किया जा सकता है। ऑप्शन ए 2/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन बी 1/3 बहुमत द्वारा, ऑप्शन सी साधारण बहुमत द्वारा, या ऑप्शन डी 2/3 बहुमत एवं आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति। तो नए राज्यों के बारे में बात हो रही है, क्षेत्र सीमा के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, सी ऑप्शन। हाँ, जो आपके नीति निर्देशक तत्वों में हाँ, ये जो संसद द्वारा नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्र में नाम में परिवर्तन, संशोधन साधारण बहुमत द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान करता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी को आता ही होगा फिलहाल। ये आर्टिकल 50 ये नीति निर्देशक तत्व का है जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है कि रिटों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये कथन और कारण का क्वेश्चन है। कथन है कि रिटों के संबंध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से विस्तृत है, यानी कि ज़्यादा है। ठीक है, कारण कह रहा है कि संसद को अनुच्छेद 139 के तहत यह शक्ति प्राप्त है कि वह उच्चतम न्यायालय को किन्हीं प्रयोजनों के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करे। तो नीचे दिए गए कथन में से सही आंसर का चयन करना है। ठीक है, देखिए ऑप्शन तो फिलहाल यहाँ पर बी सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के अंतर्गत मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य विषय पर भी रिट जारी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा से संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द में सम्मिलित है। ठीक है, ऑप्शन ए साधारण विधियां, ऑप्शन बी संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन सी विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियाँ, या ऑप्शन डी ए और सी दोनों। ठीक है, तो फिलहाल 88 में आंसर तो आपका ए और सी। ए मतलब साधारण विधियाँ, सी मतलब विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियाँ। अब इसका थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए संविधान के अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त विधि शब्द भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत अध्यादेश, जो अध्यादेश जारी होता है, आदेश, विधान, विनिमय और विधि पर बल रखने वाली
सामाजिक रूढ़ियों को भी सम्मिलित किया करता है, जबकि यह संविधान संशोधन अधिनियम को सम्मिलित नहीं करता। ठीक है, यानी कि जो संविधान का संशोधन किया जाता है वो विधि लॉ शब्द नहीं है। ठीक है, बाकी ए और सी ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेनविल ऑस्टिन ने निम्नलिखित में से किस एक को भारतीय संविधान का अंतःकरण नहीं माना है? ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी नीति निदेशक तत्व और ऑप्शन डी मूल अधिकार। तो इन्होंने अंतःकरण नहीं माना यहाँ पर ग्रेनविल ऑस्टिन के संदर्भ में, तो मौलिक कर्तव्य। ठीक है, जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने प्रस्तावना, मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान का अंतःकरण माना। उन्होंने नीति निर्देशक सिद्धांतों को सामाजिक क्रांति के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक माना है। ठीक है, मौलिक अधिकार को माना है, ना कि मौलिक कर्तव्य। फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान में नीचे दिए गए कर्तव्यों में से कौन सा से मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित है? ऑप्शन ए देश की रक्षा करना, ऑप्शन बी स्त्रियों के सम्मान विरुद्ध प्रथाओं का त्याग, ऑप्शन सी या 3 आयकर का भुगतान और ऑप्शन 4 हिंसा से दूर रहना मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो 1, 2 और 4 आपका माना गया, 3 को नहीं माना गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक मूल अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी नागरिकता का अधिकार या ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, देखिए आपने पढ़ाई होगा, नागरिकता हमारा अलग भाग में टॉपिक है ना। नागरिकता का मौलिक अधिकार या मूल अधिकार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पष्ट है आंसर कि नागरिकता का अधिकार हमारा मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री परिषद के गठन की बात निम्नलिखित में से किस एक प्रस्ताव में की गई थी? ऑप्शन ए अगस्त प्रस्ताव, ऑप्शन बी वेवल प्रस्ताव, ऑप्शन सी क्रिप्स प्रस्ताव या ऑप्शन डी राजगोपालाचारी प्रस्ताव। तो ये जब भारत में संविधान की मांग उठ रही थी उस दौरान प्रोसेस में इनमें से एक नाम आया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव भी आया था, फिर इसे एक बार तो स्वीकार नहीं किया गया था और भी आया था। तो आई होप कि आपको याद आ रहा होगा। ये यूपीपीसीएस का भी क्वेश्चन बना है कि क्रिप्स प्रस्ताव है ना। मतलब कि लॉरेंस क्रिप करके थे, पैंथिक लॉरेंस, उन्हीं के नाम पे क्रिप्स प्रस्ताव पड़ा था नाम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते देखते क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग के अंतर्गत आते हैं? केंद्र शासित मतलब जहाँ पर प्रधान ये मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, उस स्थान पर। ऑप्शन ए भाग 11 भाग 6 और भाग 7 या भाग 8 किसके अंतर्गत उसका मैनेजमेंट देखा जाता है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 239 से लेकर के 241 तक। ठीक है, तो ये भाग 8 के अंतर्गत 239 से 241 तक आपका केंद्र शासित प्रदेशों के प्रबंधन से संबंध है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय संविधान व्यवस्था के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य है? ऑप्शन ए संघ का विघटन हो सकता है, ऑप्शन बी राज्य संघ से पृथक हो सकता है, सी संघ अनश्वर है या डी संघ एवं राज्य अनश्वर है। ठीक है, तो जो भारतीय संघीय व्यवस्था में संघ नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ है। ठीक है, तो यहाँ पर संघ अनश्वर है। ओके, और जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप पीडीएफ में देख लीजिएगा, मैं पूरा बताऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ऑप्शन बी सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना करना, ऑप्शन सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से सबको पता है कि धार्मिक राज्य की स्थापना ऐसा नीति निर्देशक तत्व में कहीं वर्णित नहीं है। तो ये हमारा मतलब नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत नहीं है या उद्देश्य नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा एक सही सुमेलित? शासन प्रणाली, आवश्यक गुण, संघात्मक शासन प्रणाली, शक्ति विभाजन, कैबिनेट शासन प्रणाली, सामूहिक उत्तरदायित्व,
अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, शक्ति पृथक्करण, और डी सभी सही सुमेलित हैं। यहाँ पर ये बताना है, ठीक है। तो सभी सही सुमेलित हैं। ओके, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि वर्ष 1934 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप में संविधान सभा की मांग की गई थी, जिसकी पुष्टि कांग्रेस की फैजपुर अधिवेशन 1936 में की गई, जिसकी अध्यक्षता द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, या ऑप्शन डी अबुल कलाम आजाद। तो फैजपुर अधिवेशन अगर याद है तो फिर आप अध्यक्ष को बता पाओगे, है ना। तो वहाँ पर भी जो फैजपुर अधिवेशन को जो अध्यक्ष किया था, जो अध्यक्ष बने थे, अध्यक्षता जिनके द्वारा की गई थी, वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए नागरिकता, ऑप्शन बी छठवीं अनुसूची, ऑप्शन सी राज्यों की कार्यपालिका शक्ति, या ऑप्शन डी नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि साधारण बहुमत से क्या नहीं किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता, किसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो जो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में संशोधन विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन के आधार पर होता है, इसका मतलब सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि प्रस्तावना के संबंध में कौन सा से कथन सत्य है। ऑप्शन ए इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ऑप्शन बी इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। तो हमें यहाँ पर या तो पहला सही है या तो दूसरा, या तो पहला और दूसरा दोनों, या ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो यहाँ पर प्रस्तावना की बात हो रही है। वहीं पर जो एक लैंडमार्क डिसीजन आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, तो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि प्रस्तावना न्याय योग्य नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इसके अर्थात इसके आधार पर कोई निर्णय नहीं दिया जा सकता, लेकिन प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है बशर्ते मूलभूत ढांचे के अनुसार। अब अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे कि मूलभूत ढांचा क्या होता है, तो वो भी जो हमारा न्यायालय है, यह सुप्रीम कोर्ट है, वही निर्णय देगा। ठीक है, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है। ऑप्शन ए मानव देह व्यापार और बलात्श्रम का निषेध, ऑप्शन बी अस्पृश्यता का अंत, ऑप्शन सी या 3 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ऑप्शन 4 कारखानों एवं खदानों में बच्चों की मजदूरी का निषेध। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, तो आई होप कि आपको आंसर तो मिल ही गया होगा। देखिए जो ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं फिलहाल A1 और 4 सही है। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में नहीं है। अस्पृश्यता का अंत आपको पता ही है, ये भी इसमें नहीं है, तो इसलिए आपका फर्स्ट और फोर्थ सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है। ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बी यूनाइटेड किंगडम, सी कनाडा, या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है पूछा है नहीं पूछा। ठीक है, नहीं है पूछा है। तो यूनाइटेड किंगडम जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस, चीन आदि देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है। भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड आदि देशों में संघीय शासन प्रणाली। एकात्मक का मतलब जैसे वहाँ पे केंद्र होगी तो वही सत्ता में वही पावर में होगी। ठीक, भारत में क्या है कि शक्तियों का विभाजन है, राज्य को भी शक्तिशाली बनाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन और कारण का है। संघीय राज्यों के लिए द्विसदनीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है, कारण ये राज्यों की समानता के सिद्धांत को परिपुष्ट करते हैं। तो दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं। कथन कारण की सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि संघीय राज्यों के लिए द्विसदनीय व्यवस्था अत्यंत आवश्यक, क्योंकि ये राज्यों की समानता के सिद्धांत को परिपुष्ट करते हैं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए फैक्ट के बारे में कितना पूछते हैं, है ना। राज्यपाल अपने क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करता है। ऑप्शन ए आर्टिकल 160 के अंतर्गत, बी आर्टिकल 161 के अंतर्गत, सी आर्टिकल 162 के अंतर्गत, या डी आर्टिकल 164 के अंतर्गत। अब अगर नहीं पता होगा तो फिर हम आंसर को नहीं निकाल पाएंगे। पहले आप थोड़ा सा सोचिए कि क्या हो सकता है। अगर आपने कहीं पढ़ा होगा तो याद आ जाएगा। फिलहाल आर्टिकल 161 के अंतर्गत राज्यपाल अपने क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है।
तो यहाँ पर ऑप्शन है तो यहाँ पर ऑप्शन ए में आर्टिकल 05, आर्टिकल 11, आर्टिकल 12 या आर्टिकल 13, ठीक है। तो विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। तो आपको याद ही होगा कि भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक है। हमारे यहाँ राज्यों की नागरिकता प्लस देश की नागरिकता अलग अलग नहीं है, एक ही नागरिकता के अंतर्गत। तो क्या है कि 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किनको अनुच्छेद 21 के उल्लंघन के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए, यदि किसी अभियुक्त पर मुकदमा चलाने में राज्य असाधारण विलंब करता है। ऑप्शन बी, किसी प्रमाणित पागल को कारावास का दंड दिया जाता है। ऑप्शन सी, यदि किसी नागरिक का पासपोर्ट अनिश्चित काल के लिए जब्त किया जाता है। या ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आपने नाम मतलब केस तो सुना ही होगा, और आर्टिकल 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण एक प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित संवैधानिक संशोधनों में से कौन सा एक लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है 79वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 78वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी 89वें संविधान संशोधन, या ऑप्शन डी 75वां संविधान संशोधन यानी 75 वाला, ठीक है। तो इनमें से कौन सा संबंधित है, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका 79वां यानी कि 79वां वाला संविधान संशोधन संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण का है। नीचे कथन दिए गए हैं और कारण। कथन है कि सर आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा है। कारण, भारतीय संविधान सभा में वकीलों का वर्चस्व था। तो इसमें से कौन सा सही है, क्या उन्होंने ऐसा कहा है? तो देखिए ए तो सही है, परंतु आर गलत है कि भारतीय संविधान में वकीलों का वर्चस्व था, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 75 में व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत वर्णित है, जिसके अनुसार ऑप्शन मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे। ऑप्शन बी, राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उस समय भी पद से हटा सकता है जब मंत्रिपरिषद को लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त है। तो ए तथा बी या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा? तो ए तथा बी दोनों आंसर यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ही पता है कि गोवा भारत का 25वां राज्य बना जिसे 12वें संविधान संशोधन द्वारा पहले संघ शासित राज्य बनाया गया और वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए, कथन और कारण वाला। यहाँ पर भी कथन कह रहा है कि संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। कारण, संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर उन्हें बता दिया है, अब हमें ये साबित करना कि ये सही है या गलत है, हमें ये बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त अधिवेशन को उपबंध किया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है, ये तो पता ही है ना। तो उसमें दोनों ही ए सही है, ए तथा आर दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एकात्मक संविधान के प्रमुख लक्षणों में से एक नहीं है। ऑप्शन ए, राज्यपाल की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, ऑप्शन बी आपातकालीन उपबंध, ऑप्शन सी संविधान की सर्वोच्चता, या ऑप्शन डी अखिल भारतीय सेवा है, ठीक है। तो एकात्मक संविधान के लक्षण नहीं है, प्रमुख लक्षणों में से एक नहीं है, ये बताना है हमें, है ना। तो आपको पता ही है संविधान की सर्वोच्चता, ये एकात्मकता का प्रमुख लक्षणों में से एक नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के शासन को निम्नलिखित में से किस वाद में संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। ऑप्शन ए मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, ऑप्शन बी केशवानंद भारतीवाद, ऑप्शन डी गोलकनाथवाद, या ऑप्शन सी गोलकनाथवाद, या ऑप्शन डी इंदिरा साहनीवाद, ठीक है। चलिए, तो इसे आंसर बताना है, थोड़ा सा रुकिए, पहले वीडियो को पॉज कीजिए फिर आंसर दीजिए। तो ये आपका ऑप्शन है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में आधारभूत ढांचा घोषित किया गया, ठीक है।
निम्न युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? विषय, शासन या परिषद अधिनियम, महिलाओं को अधिकार, भारत शासन अधिनियम 1990, प्रांतों में शासकीय बहुमत की समाप्ति, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद की समाप्ति, भारत शासन अधिनियम 1919, संघीय न्यायालय की स्थापना, भारत शासन अधिनियम 1935। तो इसमें से एक सही सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है भारत परिषद की समाप्ति भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा, है ना। ये यहाँ पर 1935 हो जाएगा, ना कि 1919। ओके, तो ये सी ऑप्शन इसका गलत, सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, और यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव द्वारा ही किया जाएगा। इस लिखित सूचना की अनिवार्यता को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 38वें संविधान संशोधन या 95वें संविधान संशोधन द्वारा, है ना। तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा से संबंधित है, ये तो सभी को पता है। तो ये 44वें संविधान संशोधन, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही है। ओके, वो प्रिंट की वजह से समझ में नहीं आ रहा तो मैंने इधर लगा दिया, ठीक है। तो अब ठीक ठाक क्वेश्चन यहीं तक थे। अब कुछ क्वेश्चन उन्होंने करंट के जोड़ दिए हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। तो ये टेस्ट सीरीज़ फाइनल हो रही है। अब हम इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की टेस्ट सीरीज़ को शुरू करेंगे, और उसके साथ में अगर आपके पास घटना चक्र पूर्वावलोकन है तो उससे आप रिवीजन भी करते जाएं, ठीक है।